नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 1 लाख पुलिसकर्मी, जी हां, 1 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस के पुलिसकर्मी होते हैं जिनकी तैनाती की गई है इस वक्त नक्सलवाद से निपटने के लिए। साथ ही साथ अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बड़ा भारी आंकड़ा देखने को मिलेगा। अगर हम सभी राज्यों की पुलिस की बात करें, उनके स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स की बात करें, उनके स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, लेकिन इसके बावजूद नक्सलवाद का मुंह आखिरकार बढ़ता क्यों जा रहा है? सुरसा की तरह इसका मुंह बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे के क्या कारण है, इसको तलाशने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सही वक्त आ गया है। हालांकि रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने इस बात से साफ साफ इनकार किया है कि वो किसी भी तरह के पुलिस की जगह या पैरामिलिट्री फोर्सेस की जगह सेना को भेजना चाहते हैं। लेकिन हम ये सवाल उठाएंगे कि आखिरकार सेना को भेजने में देरी क्यों हो रही है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है जमीनी स्थिति और हालात पर क्या है हमारी ये खास नजर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुआ यह हमला नक्सलियों के आगे पुलिस और सीआरपीएफ की बेबसी की नई मिसाल है। नक्सलियों ने घात लगाकर कांग्रेसी नेताओं के काफिले पर हमला किया, बेरहमी से उनका कत्ल किया और आराम से निकल गए। ऊपर मोड़ के देखा, पहाड़ के ऊपर पूरा नक्सलट लाइन से खड़े थे। तो मैं कोशिश किया कि ड्राइवर को जल्दी दबाओ गाड़ी, या नक्सलट खड़े हैं, गोली चल रहा है। हम ड्राइवर दबाने का गाड़ी को आगे बढ़ा, दबा को ले जाने की कोशिश किया, सामने ट्रक थे और उसी समय स्लो किया। उसी समय गाड़ी के ऊपर गोली आया, मेरे को कांच में दरवाजा का लगा और कांच मेरे कान में पूरा घुस गया। छत्तीसगढ़ देश के उन 5 राज्यों में शामिल है जहां के जंगलों में नक्सलियों ने अपनी समानांतर सत्ता कायम कर रखी है। उनकी दहशत खत्म करने के लिए ही केंद्र और राज्य सरकारों ने नवंबर 2009 से ऑपरेशन ग्रीन हंट चला रखा है। बस्तर जगदलपुर के जंगलों में भी सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन की मुहिम चल रही है, लेकिन वो कितनी नाकाम है, इसकी मिसाल है सुकमा में हुआ यह हमला, जहां नक्सलियों का नरसंहार रोकने वाला कोई नहीं था, न सीआरपीएफ के जवान और न ही छत्तीसगढ़ पुलिस। लेट में निकले थे सुकमा से, मतलब नक्सलियों को मालूम था कि नंद कुमार पटेल जी के काफिले में सिक्योरिटी कितना कम है और कैसे उन लोग को करेंगे और मारेंगे। ये पूरा षड्यंत्र के साथ हुआ है। सुरक्षा कर्मी होते तो नक्सली इतने बड़े हमले का दुस्साहस नहीं करते। ये दावा भी कोई डंके की चोट पर नहीं कर सकता, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाकों में सबसे ज्यादा जोखिम तो पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों की जान का है। ये कड़वी सच्चाई है कि सीआरपीएफ और पुलिस के जिन जवानों के दम पर ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया जा रहा है, नक्सलियों के सबसे ज्यादा शिकार वही जवान होते हैं। ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू होने के बाद नक्सलियों ने 15 फरवरी 2010 को पश्चिम बंगाल के शिल्डा कैंप पर हमला किया, जिसमें 24 से ज्यादा जवान मारे गए। 4 अप्रैल 2010 को ओडिशा के कोरापुट में नक्सलियों ने घात लगाकर पुलिस बल पर हमला किया और 11 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी। 6 अप्रैल 2010 को नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ की बस पर हमला किया, जिसमें 76 जवान मारे गए। 8 मई 2010 को छत्तीसगढ़ में ही नक्सलियों के हमले में सीआरपीएफ के 8 जवान मारे गए। 3.5 साल बाद भी ऑपरेशन ग्रीन हंट को नक्सलियों के खिलाफ कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार अब नक्सलियों से निपटने के लिए सेना की मदद क्यों नहीं ले रही। दंतेवाड़ा में भी सीआरपीएफ के जवानों का कत्लेआम होने के बाद भी ये सवाल उठा था, जिस पर तब के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने साफ तौर पर कहा था कि पुलिस और सीआरपीएफ नक्सलियों से निपटने में सक्षम है, इसलिए सेना की मदद लेने का कोई मतलब नहीं है। सुकमा हमले के बाद यही जवाब देश के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी दे रहे हैं। बेशक सीआरपीएफ के जवानों की काबिलियत पर किसी को शक नहीं है, लेकिन दंतेवाड़ा हमले की जांच करने वाले बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक ईएन राम मोहन ने माना था कि सीआरपीएफ
कानून व्यवस्था के संकट से निपटने में तो सक्षम है, लेकिन गुरिल्ला जंग में माहिर नक्सलियों से निपटने के लिए बीएसएफ या आईटीबीपी जैसी एक्सपर्ट फोर्स ही कारगर हो सकती है। 2011 में सेना ने नक्सल प्रभावित इलाकों में मुहिम छेड़ने के लिए अपना प्लान तैयार कर लिया था। तब लखनऊ में हुई बैठक में सेना के टॉप कमांडर्स ने कहा था कि नक्सल प्रभावित पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ऑपरेशन के लिए कम से कम सेना की 6 डिवीजन तैनात करनी होगी। सैन्य कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राइफल्स की टुकड़ियों को जम्मू कश्मीर से नक्सल प्रभावित इलाकों में भेजने की जरूरत भी बताई गई थी, लेकिन उस योजना पर बात आगे नहीं बढ़ी। जानकार मानते हैं कि नक्सली संकट पर काबू पाना अब अकेले पुलिस और सीआरपीएफ के बस में नहीं है। उनके जमीनी अभियान को कामयाब बनाने के लिए जरूरी है कि सेना या तो नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक करे या फिर इस अभियान में एयरफोर्स की मदद ली जाए। संकट यह है कि सेना के इस्तेमाल का फैसला सरकार को करना है और सरकार अब तक इसी दुविधा में नजर आ रही है कि नक्सलियों से निपटने की रणनीति क्या हो। गिरिजेश मिश्र, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल है कि क्या सेना को उतारा जाना चाहिए, और इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक सुरेश पचौरी जी, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन कैप्टन अभिमन्यु, अबनी राय साहब जो कि लेफ्ट के एक वरिष्ठ नेता हैं, विनीत नारायण सीनियर जर्नलिस्ट, और रामचंद्र खान साहब एक्स डीजीपी है बिहार और झारखंड के, जो लगातार जिन्होंने पहला नक्सलबाड़ी आंदोलन अपने करियर के दौरान किया था, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं पचौरी साहब के पास। पचौरी साहब, आप मध्य प्रदेश से आते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पहले एक राज्य हुआ करता था। आप वहां की इस जमीनी समस्या से भली भांति परिचित हैं। आपको नहीं लगता कि अब सही वक्त आ गया है कि ऐसे लोग जो जंगल वॉरफेयर करते हैं उनके खिलाफ सेना को उतारा जाए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो नक्सलवाद की समस्या है, ये न केवल छत्तीसगढ़ में है बल्कि अन्य प्रदेशों में भी है, और जो विकराल रूप धारण करती जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए ज़रूरी होगा कि हम लोग एक संजीदगी के साथ एक ऐसा एक्शन प्लान बनाएं जिससे आम लोग भी प्रभावित ना हो और इस समस्या का समाधान भी निकल सके। और इसके लिए जहां हमें कड़ा रुख अपनाना पड़े वहां कड़ा रुख अपनाना होगा, जहां बातचीत का रुख अपनाना पड़े वहां बातचीत का रुख अपनाना पड़ेगा। इस फार्मूले के साथ हमें इस समस्या का समाधान खोजना होगा। लेकिन जो अभी हाल ही में एक ऐसी दुखद घटना हुई है जिसने सभी का दिल हिला दिया है, सुकमा जिले में छत्तीसगढ़ के, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता दिवंगत हो गए हैं, उसके बाद निश्चित रूप से ये एक सवालिया निशान हमारे सामने है। ये सवाल हमारे सामने है कि आखिर हम इस समस्या से कैसे निपटें और आखिर ये घटना घटित ही कैसे हुई, इसके मूल में जाना जरूरी है। और जब हम मूल में जाते हैं तो निश्चित रूप से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर सबसे बड़ा कोई कारण रहा है तो मैं ये कह सकता हूं एक फॉर्मर डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर के नाते कि सुरक्षा की भारी इसमें चूक हुई है। समय रहते अगर हम एहतियात के तौर पर जो सुरक्षा के कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाते तो शायद इस अनहोनी घटना से हम बच सकते थे। एक व्यक्ति जिसे Z+ सुरक्षा प्राप्त है, उसके जो नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स का पूरा अगर पालन सही ढंग से कर लिया जाता तो शायद ये दुखद घटना घटित नहीं होती। और आप जानते हैं कि इसके लिए जिस रास्ते से Z+ सिक्योरिटी प्राप्त व्यक्ति को गुजरना होता है, उसमें क्या क्या नॉर्म्स का पालन करना होता है, मैं उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन टोटल पूरी की पूरी अनदेखी उन नॉर्म्स की हुई है और उसके लिए निश्चित रूप से जो लोग जवाबदार हैं उनके खिलाफ तो कदम उठाया जाना जरूरी भी है। इस तय में भी जाना जरूरी है कि आखिर ये सुरक्षा की चूक क्यों हुई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है।
आपको लगता है राज्य सरकार की प्राथमिक तौर पर जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि डे टू डे सुरक्षा मुहैया कराना, जो जेड प्लस सिक्योरिटी वाले हैं लोग, उनके आने जाने की व्यवस्था करना, बाकी वीवीआईपी की सिक्योरिटी करना, यह सब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है? दीपक जी, मैं बहुत अफसोस के साथ इस विषय पे बोलते हुए विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से राज्य सरकार की इसमें भारी चूक हुई है। एक तरफ उस राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में सैकड़ों और हजारों पुलिस कर्मी तैनात हैं और दूसरी तरफ जेड प्लस सिक्योरिटी जिन्हें मिली हुई है, जिनको धमकी नक्सलवादियों से मिली थी कि इस इलाके में परिवर्तन यात्रा नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी वहां राज्य सरकार की ओर से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था न की जाना निश्चित रूप से न केवल अफसोसजनक है बल्कि कई सवाल पैदा करती है। बिल्कुल कई सवाल पैदा करती है। बीजेपी के प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु हैं। कैप्टन अभिमन्यु, सीधे तौर पर कांग्रेस का कहना है, बहुत दुख के साथ कह रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी जी, कि राज्य सरकार प्रथम दृष्टया दोषी पाई जाती है क्योंकि वीआईपी को सिक्योरिटी देना ये राज्य सरकार की पहली और नैतिक जिम्मेदारी है। दीपक जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो चर्चा आपने प्रारंभ की अपने पैकेज के माध्यम से कि देश में नक्सल की समस्या वह कई राज्यों में है। आज लगभग 200 जिले नक्सल की समस्या से पीड़ित हैं और इसका समाधान किस प्रकार का होना चाहिए, मिलिट्री सॉल्यूशन होना चाहिए या इसमें और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होने चाहिए या गवर्नेंस के इश्यूज को लेकर के हमें आज समस्याओं को एड्रेस करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के मेरे मित्र प्रवक्ता ने पूरे विषय पर आज जिस प्रकार से गंभीरता और संजीदगी से चर्चा होनी चाहिए थी, इसको एक राष्ट्रीय समस्या मान करके इसका समाधान करना चाहिए था, वो करने की बजाय इस इतने दर्दनाक दुर्घटना पर भी आज राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ा दुख का विषय है। हम छत्तीसगढ़ सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये नक्सली हमला जो सुकमा में हुआ है, जिसमें कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता मारे गए हैं, हम इनको लोकतंत्र की राह में वो अपनी परिवर्तन यात्रा कर रहे थे, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कर रहे थे, लोकतंत्र की राह में इनको शहीद मानते हैं। तो ये नक्सलवादी जो लोग हैं, ये किसी दल को नहीं देखते हैं, ये किसी एक राज्य में काम नहीं करते हैं, ये आज एक प्रकार से भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत की शासन व्यवस्था के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है। ये बैलेट में विश्वास न रखते हुए बुलेट की नीति पर चलने वाले लोग हैं। सत्ता परिवर्तन बंदूक की नाली से निकलता है, इस मान्यता के लोग हैं। और सुरेश पचौरी जी साहब अगर इस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ शासन के ऊपर उंगली उठाने का काम करेंगे, तो मध्य प्रदेश जब संयुक्त था, जहां दिग्विजय सिंह जी स्वयं मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट के लिखीराम कावड़े जी की हत्या हुई थी बालाघाट में, उनका सर कलम कर दिया गया था, तब किसकी जिम्मेदारी थी? जो 72 जवान पिछले दिनों मारे गए थे और कितने हजारों जवान शहीद हुए हैं, तब भी जिम्मेदारी शासन की स्वाभाविक होती है। कहीं पर भी कोई कमी है, ये जांच के विषय है। लेकिन आज समय है संवेदनाओं का, आज समय है श्रद्धांजलि का, आज समय है संकल्प लेने का। इसको राष्ट्रीय समस्या मान करके दोहरी नीति केंद्र की तरफ से नहीं, लगातार हमने देखा, हम इन बातों को आज चर्चा नहीं करना चाहते थे, लेकिन केंद्र की लगातार, जब पी चिदम्बरम साहब गृह मंत्री बनकर के आए तो उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ एक अच्छा उन्होंने स्टैंड लिया, मजबूती से कार्रवाई प्रारंभ हुई। लेकिन फिर क्या कारण हुए कि दिग्विजय सिंह जी के स्वर अलग निकले, जयराम रमेश जी के स्वर अलग निकले, फिर केंद्र की नीति